गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, खुश कैसे रहना है, पॉजिटिविटी खुद में कैसे लानी है। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे अपने रिलीजियस प्लेसेस, जिसको डीलिंग बाबा बोपा कहते हैं, उनके पास भी दिखाया, लेकिन सबने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कुछ दूसरी बीमारियां होती हैं जिनको हम साइकोसिस या मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। उनमें इलाज लंबा चलाना पड़ता है। वो लंबा इसलिए चलाना पड़ता है, जब वो मेरे पास लेके आए थे, फिर भी जब मैंने उसको चेक करा तो उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसको कोई बेटा भी था और उसको उसने कुछ मार दिया है। डिप्रेशन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इवन मैंने 6 साल के बच्चों को भी देखा है और 80 साल के बुजुर्गों को भी। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली 95 से ऊपर नॉर्मल होता है। किसी किसी का अगर मोमेंटरी 90 आ भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं अपनी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं। इससे अच्छा परेशानी भरी जिंदगी से जीने की बजाय मैं भगवान मुझे उठा ले या फिर मैं आत्महत्या करूँ। ਬੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕटर चंद्रशेखर गुप्ता ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। नमस्ते जी। जी, तो क्या थी वो कहानी जो आपके पास मनोरोगी आए थे? आपके पास लोग आते हैं, चेकअप करवाने आते हैं, टेस्टिंग के लिए आते हैं, ठीक होने के लिए आते हैं। वो क्या कहानी थी जिसमें एक औरत ने अपने ही बच्चे को मार डाला? देखिए, जब मैं पिछले 10 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मनोरोगों से संबंधित, तो हर एक इंसान की, हर एक मरीज की एक अपनी नई परेशानी होती है, उसकी अपनी एक नई कहानी होती है। लेकिन कुछ परेशानियां, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको अंदर तक बिल्कुल झकझोर देती हैं, जो कि हमेशा हमेशा के लिए आपके एक मानसिक पटल पे वो अंकित हो जाती है और आप उसको कभी नहीं भूल पाते हैं। इसी तरह का मैं आपको एक वाकया सुनाने वाला हूँ। मेरे पास एक लेडी आई थी अपने 2 भाइयों के साथ में, और भाई लोग बड़े परेशान थे। जब मैंने पूछा तो पता चला कि इसके अभी 1 महीने पहले बेटा हुआ था 2 बच्चियों के पास में, और बेटे को इसने ही मार दिया है। और इसको अभी तक उस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इसने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। तो जब घर वालों से और बात करी तो समझ में आया कि जब से बच्चा हुआ था तब से वो थोड़ी परेशान सी थी, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी, घबराहट रहती थी, बार बार बच्चे के सेहत के बारे में चेक करती थी, क्योंकि बच्चा बिल्कुल ठीक था। बच्चे को कभी कभी नींद में सोते हुए भी उठा के चेक कर लेती थी कि भाई उसकी धड़कन चल रही है, नहीं चल रही है, वो ठीक से खा पी पा रहा है कि नहीं खा पी, ठीक से पी पा रहा है कि नहीं। पर एक बार जब उसकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ती गई थी, उसको कभी कभी ऐसा लगता था कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं, ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया है। नींद भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बीच बीच में रोने भी लग जाती थी। फिर एक बार वो अपने बच्चे को लेके कमरे में अंदर थी, बच्चा थोड़ा रोने की आवाजें आ रही थी, जी। तो घर वालों ने सोचा कि शायद वो फीड करा रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से बच्चे के रोने की आवाज बंद हो जाती है और एकदम से मायूसी सन्नाटा सा छा जाता है। जब घर वाले थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि उसी माँ ने अपने बच्चे को मार दिया है। और
उस माँ के चेहरे पर एक शिकन, दुख, दर्द जो भाव होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं था। उसको इवन ये अंदाजा भी नहीं था उसने कितना बड़ा एक गुनाह, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसने कुछ ऐसा काम कर दिया था। जब वो मेरे पास लेके आए थे, फिर भी जब मैंने उसको चेक करा तो उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसको कोई बेटा भी था और उसको उसने कुछ मार दिया है। तो उसका इलाज चला, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में जाके जब वो ठीक हुई थी तब उसको डिप्रेशन हुआ था कि मैंने अपने बच्चे को क्या कर दिया। उसका कहना था कि डॉक्टर मुझे नहीं पता, मैं एकदम पागल हो गई थी, परेशान हो गई थी कि मैं अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं रख पा रही थी और मैं उसके बारे में किसी को कह भी नहीं पा रही। उसी के चलते चलते पता नहीं मुझे दिमाग में क्या हुआ कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया। कुछ इस तरह की कहानियां, वाक्य, किस्से होते हैं कि जो कि आपके बिल्कुल मन को झकझोर देते हैं। जी। अब अगर उनको ये घर वालों को अंदाजा होता कि भाई इसको कोई परेशानी है, किसी तरह की मानसिक रूप से दिक्कत है या इसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो शायद वो हादसा होने से टल जाता। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे अपने रिलीजियस प्लेसेस, जिसको बेदिलिंग बाबा बोपा कहते हैं, उनके हम्म। पास भी दिखाया, लेकिन सबने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हम्म। दुर्भाग्यवश उसके साथ में ऐसा कुछ कांड हो गया। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि लोगों को थोड़ा अवेयर होना चाहिए ताकि इस तरह के हादसों को हम टालने से, क्या उन्हें से उम्र रोक सके। थी उस लेडी की? एज क्या रही? उसकी तकरीबन लगभग 30 साल के आसपास रही थी। साल कहाँ की थी वो? वो राजस्थान के किसी गांव की। हाँ की थी। तो ऐसी ही और कहानियों के बारे में हम बात करते चलेंगे, पर उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन जैसे जिस तरह की शारीरिक परेशानियां होती हैं, उस तरह से कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मानसिक बीमारियां भी होती हैं। उनमें से डिप्रेशन एक कॉमन है। डिप्रेशन के जो लक्षण इतने आम है कि हम लगभग 4 में से 1 आदमी को डिप्रेशन के लक्षण देखे जा सकते हैं। और डिप्रेशन एक बीमारी की तरह अगर बात करें तो 10 में से 1 आदमी को जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। अब मैं डिप्रेशन के लक्षण और डिप्रेशन की बीमारी को थोड़ा अलग-अलग इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लक्षण जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। इसमें कभी मन नहीं लगना, कभी थकान होना, जी नहीं करना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, कुछ नकारात्मक ख्याल आना, कभी नींद ठीक नहीं रहना, कभी मूड खराब होना, इस तरह के। अब वो जो लक्षण है वो बीमारी तब बन जाते हैं जब वो एक निश्चित समय से ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहें, और दूसरा वो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दें। जिसमें जी। कि आप अपना काम ना कर पाएँ, आप अपने घर में, परिवार में, समाज में लोगों से मिक्स अप ना हो सकें, इसमें आपको थकान रहे, हमेशा नकारात्मकता ज़्यादा रहे। लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लोग आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपके मन पे से वो नकारात्मकता हटती नहीं है और आप जी। किसी और काम में जी नहीं लगा पाते। हम्म। तो क्यों? उसको फिर हम डिप्रेशन बीमारी कहते हैं। हम्म। ये क्यों होता है? क्या हर एक एज ग्रुप के लोगों में ये होता है? डिप्रेशन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इवन मैंने 6 साल के बच्चों को भी देखा है और 80 साल के बुजुर्गों को भी देखा है। जिस तरह से हर एक शारीरिक बीमारी होने के पीछे कहीं न कहीं शरीर के कुछ मैकेनिज़्म का रोल होता है, उसी तरह से डिप्रेशन में भी हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनका हार्मोन के लेवल में बदलाव होने की वजह से वो डिप्रेशन होता है। कॉमन हार्मोन जो होते हैं वो सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, कुछ इस तरह के हार्मोन्स होते हैं और हर एक हार्मोन का अपना एक काम है। जैसे कि शुगर को अगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चाहिए, तो हमारे मूड को कंट्रोल करने के लिए या हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए हमें सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन की ज़रूरत है। ये हार्मोन हमारे शरीर में बनते हैं और एक पर्याप्त लेवल में होने पर इनसे मूड ठीक रहता है, लेकिन इनका बैलेंस खराब होने से, कमी या अधिकता होने से मानसिक रोगों के होने की संभावना हो जाती है। जी। जब ये हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बच्चों में क्या बदलाव देखने को मिलता है? नौजवानों में क्या बदलाव देखने को मिलता है? बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण थोड़े अलग होते हैं वयस्क लोगों की तुलना में, क्योंकि बच्चे अपने आप को, जितना हम वयस्क अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उतना अच्छे से बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मानसिक विकास इस तरह से नहीं हो पाता है कि वो हर एक बात को तरीके से कह सकें। बच्चों में ज़्यादातर डिप्रेशन के जो लक्षण देखे जाते हैं वो है कि गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, कंसंट्रेशन, ध्यान कम हो जाना, और उनका जो कुछ काम में जी नहीं लगना, मतलब जैसे पढ़ाई करने में, खेलने में,
कूदने में, खाने पीने में, उन सब चीज़ों में जी नहीं लगता। तो हम्म, बच्चों में डिप्रेशन को डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल है। वयस्क लोगों में अगर हम देखें तो वयस्क लोगों में मन नहीं लगना, लगातार उदासी रहना, और वो उदासी ऐसी रहना कि वो समय के साथ में या माहौल के साथ में चेंज नहीं होती है। वो खुशी के माहौल में भी जाएगा तब भी वो उदासी रहेगा और अलग कोने में बैठा रहेगा। किसी काम में मन नहीं लगना, शरीर में थकान रहना, एनर्जी महसूस नहीं होना, नींद खराब होना, दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार आना कि मैंने क्या कर दिया, अब क्या होने वाला है, बिना वजह चिंता होना, नींद की कमी होना। और बहुत ही जब बीमारी बढ़ जाती है तो उस समय ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं अपनी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा इस परेशानी भरी जिंदगी से जीने की बजाय मैं भगवान मुझे उठा ले या फिर मैं आत्महत्या कर लूँ, इस तरह के ख्याल आने लगे। जी, आपके पास ऐसा कोई केस आया जो सुसाइड करना चाहते हो लोग? ऐसे केस आते हैं। मैं एक आपको एक और केस बताना चाहता हूँ, जिसमें एक लड़का जो कि टेक्निकल मतलब बीटेक कर रहा था, करियर में था, हम्म, किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में वो बीटेक कर रहा था। एक भाई एक बहन, और मतलब एक लड़का, उसकी बहन, और माता पिता जी थे। माता पिता दूसरे शहर में रहते थे। वो बड़े पढ़े लिखे घर से था वो बच्चा ना। करियर में था, करियर में उससे पहले एक दो डिप्रेशन के एपिसोड रहे तो जिसका कभी ट्रीटमेंट लिया था, कभी नहीं लिया था। इस बार जो डिप्रेशन का एपिसोड था वो इतना खराब था कि वो अपने ग्रेड्स उसके खराब होने लग गए थे, उस पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, लोगों से कटने लग गया था, और इवन बीच बीच में कभी नशा भी करने लगा था, जो वीड गांजा चरस जिसको हम कहते हैं, जो बड़ा कॉमन है एजुकेशन, मतलब जो लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। और उसको लगा कि अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ से मतलब मैं दुनिया से चला भी गया तो मेरी बहन मेरे माँ बाप को संभाल लेगी। उसने मतलब इतना तक उन सब चीजों को प्लान कर लिया था और कैलकुलेट कर लिया। इसी उधेड़बुन में वो अपने कमरे से निकला, अपने हॉस्टल की छत तक गया, पूरा मन बना के जब छत पे जाऊंगा और मैं कूद जाऊंगा। संयोग बस उस दिन उस हॉस्टल की छत लॉक थी, तो वो वहां से नहीं उसको क्रॉस कर पाया और वो वापस अपने नीचे आ गया। नीचे ओह, आके फिर उसने अपने पिताजी से बात करी, तब थोड़ा सा वो उसको फिर रियलाइज होने लगा कि मैं क्या करने वाला था और मैं क्या कर चुका होता अगर वो छत। इस हम्म, तरह के केसेस होते हैं कि जब बस शायद अगर वो ताला उस दिन खुला ना होता तो शायद वो जंप कर जाता। जी। तो डॉक्टर साहब, वो किस तरह से इन लोगों का इलाज कैसे करते हैं? जैसे पहले और अब के इलाज में क्या चेंजेस आए हैं? जिस तरह से साइंस में और टेक्नोलॉजी में बदलाव के बाद में हर एक बीमारी का एक निदान आसान हो गया है पहले की तुलना में, और उसका इलाज भी बहुत आसान हो गया है। हम्म, जैसे पहले के ज़माने में अगर हम डिप्रेशन की बात करें या मानसिक रोगों की बात करें तो एक तरह से इनको लाइलाज रोग माना जाता था, और ये माना जाता था कि ये किसी दैवीय प्रकोप से या किसी बुरे कर्मों का फल है। ये मैं बात बता रहा हूँ लगभग 1800 के आसपास। जी, जी। धीरे 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 लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, ये कुछ मन की बीमारी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इवोल्यूशन हुआ था 1930 के आसपास। उस समय काफी लोग ठीक होने लगे थे, लेकिन इस चीज के कुछ अपने साइड इफेक्ट थे जिस वजह से लोगों को कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी हुआ। 1960 के आसपास में कुछ दवाइयां आने लगी जिनसे मनोरोगों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से होने लगा। लेकिन उस समय की दवाइयों में कुछ साइड इफेक्ट होते थे, जिनको नींद नींद होना, बहुत ज्यादा नशे से में रहना, वजन बढ़ जाना, ध्यान नहीं लगा पाना, इस तरह से। और उन्हीं साइड इफेक्ट के चलते हुए लोगों के मन में अभी तक ये धारणा बनी हुई है कि जो डिप्रेशन की या मानसिक रोगों की जो दवाइयां होती हैं वो दवाइयां नहीं होती, असली वो नींद की या नशे की दवाइयां होती हैं। उनको खा के आदमी सोता रहता है, पड़ा रहता है, वो किसी काम का नहीं रहता और उसको जिंदगी भर दवाइयां। लेकिन आज के समय में मैं पिछले 15-20 साल का डेवलपमेंट में आपको बताना चाहूँ कि इतनी बेहतर दवाइयाँ आ गई हैं कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी बहुत ज़्यादा नींद के, या बिना वजन बढ़े, या बिना कोई ऐसा नशे का एहसास हुए, आदमी दवाइयाँ ले सकता है और वो दवाइयों से ठीक हो जाता है। हुँ, पहले ये भी माना जाता था कि एक बार अगर दवाइयाँ शुरू हो गई हैं तो वो इंसान को जिंदगी भर वो दवाइयाँ खानी। और कुछ दूसरी बीमारियां होती हैं जिनको हम साइकोसिस या मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं,
उनमें इलाज लंबा चलाना पड़ता है। वो लंबा इसलिए चलाना पड़ता है क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हमने जो मरीज को किसी मनोचिकित्सक के पास आने में ही लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाता है। ये हमने एक स्टडी करी थी जिसमें जब मैं दिल्ली में पीजी कर रहा था, तो उसमें हमने कंपैरिजन करा था दिल्ली के लोगों का और उड़ीसा या बिहार के किसी एक गांव के लोगों का, मतलब अर्बन वर्सेस रूरल एरिया में हमने स्टडी करी थी। तो हमने ये जानना चाहा कि शायद शहर के लोगों को ज्यादा समझ होती है, ज्यादा जानकार होते हैं, तो वो बीमारी के इलाज के लिए जल्दी चिकित्सक के पास आ जाते हैं, डॉक्टर के पास आ जाते हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल अचंभित होंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अमूमन 4 से 5 साल का समय डॉक्टर के पास जाने का मरीजों को लगता था, चाहे वो दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, चाहे किसी गांव में रहे। जब डॉक्टर के पास आने में 4-5 साल का समय लग जाता, मतलब बीमारी बढ़ गई है। बीमारी बढ़ गई है मतलब हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो खराब होने लग गए हैं। तो अगर न्यूरॉन्स खराब होने लग गए तो उसमें दवाइयां भी उसका धीरे-धीरे से असर करेगी। तो इसलिए जितना लेट हम बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं, किसी भी बीमारी के लिए, तो आपका इलाज उतना ही मुश्किल हो जाता है और उतना ही लंबा चलता है। तो डॉक्टर साहब, हमने बात की कि किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इलाज के पहले की अगर बात करें कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, खुश कैसे रहना है, पॉजिटिविटी खुद में कैसे लानी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम बेसिकली इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन आने से पहले ही हम चीज़ों को कैसे ठीक करें, हम अपनी दिनचर्या को, स्वभाव को कैसे बदलें, ताकि हमें जी, गुस्सा ही ना आए। तो गुस्सा जो आना होता है वो एक तो हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। दूसरा हमारे आस-पास के वातावरण पे भी निर्भर करता है, चाहे हमारा पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे हमारा वर्क है। जी, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए पहले तो हमें सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है कि हम किस सिचुएशन में गुस्सा कर रहे हैं, क्यों गुस्सा आ रहा है हमें, और हम कहीं बहुत ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के लिए। तो जब तक हम उसका सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, हम अपने बारे में अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक हम गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएँगे। जी, उसके बाद में हम रूटीन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। जैसे कि हमारे शरीर में 2 तरह के नर्वस सिस्टम काम करते हैं, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कलेक्टिवली जिसको टर्म बोलते हैं। उसमें एक जी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो जब भी हम गुस्सा करते हैं या हम परेशान होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी धड़कन तेज़ होने लग जाती है, थोड़ा हाथों में कंपन शुरू हो जाते हैं, पसीना आने लग जाता है। एक कुछ लोगों को ऐसा लगता है कुछ चक्कर जैसा आना, है ना? कभी ज़बान लड़खड़ाना, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो वो इसलिए होता है कि हमारे शरीर में कुछ नर्वस सिस्टम की टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम सिम्पैथेटिक बोलते हैं। उसका एक अपोज़िट वाला होता है जिसको पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। वो हमारे शरीर की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे धड़कन को कंट्रोल करना है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करना है, स्वेटिंग को कंट्रोल करना है। तो जब हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, चाहे हम जिसको योगा कह सकते हैं, प्राणायाम कह सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कह सकते हैं, तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक टोन को बढ़ा देती है और हमारे जो दूसरा नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट होने से रोकती है। तो उससे हमें गुस्सा, चिंता, घबराहट, बहुत नेगेटिविटी, ये चीज़ें कम करने में, कंट्रोल करने में आसानी रहती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो दिनचर्या है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जितना समय हम अपने काम के लिए, समाज के लिए देते हैं, अगर उसमें से थोड़ा समय आदमी अपने शरीर और मन को दे, तो बहुत सारी बीमारियों को होने से हम रोक सकते हैं। अगर हम अपने आप को टाइम देते हैं जिसमें कि हम अपना आत्म इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, तो ये माना जाता है कि हम मानसिक रोगों से तो बचते ही हैं, उसका साथ-साथ में बहुत सारी शारीरिक बीमारियाँ या बहुत सारे फिज़िकल डिसऑर्डर या जिनको हम लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। इस तरह की ब्लड प्रेशर हो जाना, शुगर हो जाना, सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, कमर में दर्द बने रहना, पूरा इन जनरल बॉडी में थकान, कमज़ोरी महसूस रहना, चिड़चिड़ापन रहना, इस तरह की परेशानियों का, बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते जी। मानसिक और शारीरिक बीमारियों का आपस में संबंध है। आप कह रहे हैं कि अगर मानसिक तौर से हम ठीक हो जाएँ, तो शारीरिक तौर से ये सब ठीक हो जाएगा? हैं। कम होना। मानसिक बीमारियों शारीरिक बीमारियों, ज़्यादातर शारीरिक बीमारियों का संबंध मानसिक बीमारियों से है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है।
ब्रेन जी, से सिग्नल्स आते हैं, वही हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं वही हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ब्रेन के जो सिग्नल्स आते हैं वही हमारी इंटेस्टाइन में जो सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। वही हार्मोन्स हमारे स्ट्रेस लेवल को, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। वही हार्मोन हमारी रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। तो ये माना जाता है कि अगर जो लोग लंबे समय तक किसी तनाव से जूझ रहे होते हैं, उनमें ब्रेन कुछ इस तरह के सिग्नल देता है कि जिससे कि हमारा लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, लगातार हमारी हार्ट रेट बढ़ी होती है, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता है और सर दर्द रहता है, नींद की परेशानी रहती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो अगर हम मन को ठीक नहीं रखेंगे तो मन की बीमारियों से तो हम जूझेंगे ही, उसके साथ-साथ में हम शरीर की बहुत सारी बीमारियों को हम एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं। और जी, अगर हमने स्ट्रेस के लेवल को कम नहीं करा या मन को ठीक नहीं करा तो हम शरीर की बीमारियों को भी ठीक नहीं कर सकते। उनका जी। रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड काम करता है? जैसे कि काफ़ी सारी किताबों में ये बात बताई जाती है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को आप तंदुरुस्त रखोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कही जाती है, किसी के बारे में सोचोगे तो वो हो जाएगा। हुँ, इससे कैसे आप इंटर रिलेट करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा है कि हमेशा हर एक आदमी का एक 2 तरह का दिमाग काम करता है। एक तो कॉन्शियस माइंड होता है जो कि हम बात करते हैं, आस-पास के एनवायरनमेंट से हम इंटरैक्ट करते हैं, जिस तरह से हम इंटरैक्ट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में अवेयर नहीं होते उस टाइम पे, हमारे बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही होती। हुँ, जिस तरह से जैसे किसी का गुस्सा कहीं पे निकल जाना, वो एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड का बैकग्राउंड में काम करने वाला होता है। और जैसे हमारे दिमाग में कोई उस तरह मैं इस तरह से कह सकता हूँ इसको कि अगर मैं मेरे काम की जगह पे परेशान हूँ, मैं अपने आस-पास के लोगों से परेशान हूँ, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहेंगी, वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहेंगी तो मैं अपने घर में बहुत हेल्दी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाऊँगा। सबकॉन्शियस माइंड की लड़ाई का मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट अस्पताल में इमरजेंसी में कुछ तरह से करके आते हैं कि बार-बार बेहोश हो जाते हैं, दाँत हुँ, जुड़ जाते हैं उनके, हाथ-पैर अकड़ने लग जाते हैं, है ना? उनका मुँह खोलो तो मुँह नहीं खुलता, जबड़ी एकदम से बिक जाती है, आँख खोलो तो आँख नहीं खुलती है। इस तरह की जो परेशानी होती है वो खासकर फीमेल्स में ज़्यादा होती है, वो भी यंग फीमेल्स। उस हुँ, तरह की यंग फीमेल्स में जिसमें उनको लगता है कि शायद या तो उसको तान या दौरे की परेशानी हो गई है। वो जी, असल में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता, वो एक सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। ओह! जो इंसान ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो कि अपनी बातों को किसी को कह नहीं पाता है, तो वो बातों को मन में दबा के रखता है। जब बातें मन में दबी रहती हैं तो दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो हमारा शरीर या हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ इस तरह के लक्षण प्रेज़ेंट करता है जिससे कि दूसरे लोगों को लगता है कि वो इंसान बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। तो उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। तो हुँ, सबकॉन्शियस माइंड ये समझ जाता है कि अगर मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे कोई अटेंशन नहीं मिल रहा, मेरे को कोई ध्यान नहीं दे रहा। और अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरे को बहुत सारी अटेंशन और ध्यान मिलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारा माइंड जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो वो उसी तरह के लक्षण को डायरेक्ट प्रेज़ेंट करने के लिए डायरेक्ट करता है और वो इंसान परेशान हो जाता है बाद में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप जो दूसरा बात कह रहे थे कि हाँ, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही दूसरा सोचे, मतलब मेरे बारे में भी दूसरा ऐसा ही सोचेगा। उसमें इन जनरल ये माना जाता है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारा बिहेवियर ऑटोमैटिकली उसी तरह से उसको रिप्रेज़ेंट करता है। जब हमारा बिहेवियर उसके लिए रिप्रेज़ेंट करता है, तो सामने वाला जब हमारे बिहेवियर को देखता है, उसको लगता है कि इसके बिहेवियर में कहीं न कहीं कोई सच्चाई है और एक ठीक आदमी है, ठीक तरीके से बात करे। तो उसके लिए भी फिर हमारे दिमाग में अच्छी बातें फीलिंग आने लग जाती है। तो हुँ, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है और उसी की वजह से हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने आस-पास के लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं उसी की वजह से। जी। आज के समय की बात करें तो कई लोगों के पास रोज़गार नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे और कुछ लोग इस कदर बीमार हैं कि वो अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं चाह तो रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा। उन लोगों को आप पॉज़िटिविटी लाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे खुद को खुश रख सकते हैं? आज के समय में जैसे अगर मैं अभी के सिनेरियो को लेके चलूँ जिसमें हमारा कोरोना का पीरियड चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों के काम बंद हैं लॉकडाउन की वजह से भी और
कुछ लोग बीमार भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनों को बहुत खोया हुआ है, जैसे घर में से 1-1 2-2 लोग चले गए हैं, रिश्तेदार में से चले गए हैं। तो जिनके कोई करीबी इंसान चला गया है, उसकी क्षतिपूर्ति वो तो एक अपने आप में एक बहुत बड़े दुःख का कारण है ही, और उसकी क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल है। उसमें मैं एक तरह से एक सोशल फ़ैमिलियल फैक्टर है, उसमें फ़ैमिली को मैनेज करना। लेकिन जो इंसान परेशान है, अपना काम-धंधा चला गया है, तो उसको पहले तो ये समझना है या ये समझने की कोशिश करनी है कि ये एक फ़ेज़ है, थोड़े समय का है और ये भी निकल ही जाएगा, जब निकल जाएगा तो वापस से ज़िंदगी वैसी ही होने वाली है। हुँ। अभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम बदल जाएँगे, दुनिया बदल जाएगी इस बीमारी के बाद में, लेकिन हम इंसानों को थोड़ा भूलने की आदत होती है। कुछ समय बाद सारी की सारी चीज़ें वापस से रूटीन में आने वाली हैं। उन लोगों को मैं बता कुछ लोग जिनको बीमारी का डर बहुत ज़्यादा है या जिनको बहुत माइनर लक्षण आ रहे हैं, उनको बार-बार ऐसा लगता है कि कहीं मेरी साँस तो नहीं रुक जाएगी, कहीं मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, मेरे कोरोना से मेरे लंग्स तो खराब नहीं हो जाएँगे, मेरा लीवर तो खराब नहीं हो जाएगा। वो लोग बार-बार हॉस्पिटल में जाते हैं, बार-बार डॉक्टर्स को चेक कराते हैं और वही डॉक्टर हर बार उनको यही बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसका मन नहीं मानता और वो फिर वापस से अपना चेक कराता है। आजकल हुँ। मैं कुछ इस तरह के पेशेंट देख रहा हूँ कि जो ऑक्सीमीटर अपने पास में रख के सोते हैं। जी। हर मिनट में, हर 2 मिनट में, हर आधा घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल 97-98 के आस-पास, अगर वो अचानक से 93 आ जाएगा तो उनको घबराहट हो जाती है। हुँ। तब तो मेरे को कोरोना हो गया, मेरे लंग्स खराब होने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली 95 से ऊपर नॉर्मल होता है। किसी-किसी का अगर मोमेंटरी 90 आ भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एंग्ज़ायटी की वज़ह से भी हो सकता है, कुछ हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो की वज़ह से भी हो सकता हुँ। है। अब उस चीज़ को, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये हमारा एक जो एंग्ज़ायटी है, घबराहट है, एक तरह से नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होता है, तो हमें उस नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक तो जब तक हम हमारा ध्यान उस बीमारी पे से हटा के दूसरी जगह नहीं लगाएँगे, तब तक वो बीमारी के लक्षण कम नहीं होंगे। तो बीमारी की वजह दूसरी जगह लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ भी अपना ध्यान लगा रहे हैं, वो उस काम में आपका पहले से इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हुँ। आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर आपका बाहर घूमने में इंटरेस्ट है, आपका लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है, तो हमें दूसरे जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट है, हमें वो काम करने चाहिए ताकि हमारा ध्यान यहाँ से हट जाए। और दूसरा है कि अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है तो हमें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए अगर कोई एंग्ज़ायटी की मेडिसिन या स्लीपिंग पिल्स अगर दी भी जाती है, तो उसको लेने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं।